दोस्तों, आज की कहानी ध्यान से सुनना क्योंकि ये कहानी आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। मूवी का नाम है श्रीकाकुलम शेरलॉक होम्स। मूवी एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत 21 मई 1991 विशाखापट्टनम से होती है। अभी समय 12:45 का हो रहा होता है। अभी हमें एक पुलिस स्टेशन को दिखाते हैं जहां एक कॉल आता है और उसे सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। कॉल के दौरान कांस्टेबल को पता चलता है कि राजीव गांधी जी की मौत हो गई है। ये सुन स्टेशन का सीआई उन्हें आज रात को सतर्क रहने के लिए कहता है। सीआई को पता था कि आज कुछ लोग दंगा करने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए वो कांस्टेबल को अपने साथ रात को पेट्रोलिंग पर चलने के लिए कहता है। उसी रात दूसरी जगह दो लोगों की गाड़ियों के बीच टक्कर हो जाती है, जिसमें से एक आदमी जो थोड़ा राउडी टाइप का इंसान होता है, वो गुस्सा होकर दूसरे की बाइक को जला देता है। जल्द ही सीआई अपने कांस्टेबल के साथ वहां आ जाता है और इन दोनों को लड़ता देखकर थाने में बंद कर देता है। इस घटना के कुछ समय बाद तीन लोग साइकिल से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर वो वहीं रोड के बगल में सो रहे भिखारियों के साथ लेट जाते हैं। इसके 1 घंटे बाद एक कार जो उसी रास्ते से गुजर रही होती है, वो भी पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर पीछे हो जाती है। तभी हम पटनायक नाम के पुलिस वाले को देखते हैं, जो बीच के बगल में बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। खैर, कुछ ही देर में सुबह हो जाती है, इसलिए काफी सारे लोग जॉगिंग के लिए बीच पर आ जाते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें बीच के पास एक लड़की की लाश मिलती है, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस और मीडिया वाले वहां पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि मरी हुई लड़की का नाम मैरी है। तभी हम देखते हैं कि मीडिया वालों में से एक रिपोर्टर सीआई पर काफी ज्यादा भड़क रहा है। दरअसल कुछ ही दिन पहले इसी बीच पर 2 लोगों की लाश मिली थी, लेकिन पुलिस वाले अभी तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए थे, इसलिए मीडिया वाले सीआई पर इतना भड़क रहे होते हैं। साथ ही वो रिपोर्टर सीआई को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर आप 7 दिन के अंदर केस को सॉल्व नहीं कर पाए तो क्या आप अपनी जॉब को छोड़ देंगे। तब रिपोर्टर को यहाँ से भेजने के लिए सीआई भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, मगर थाने में वापस आकर सीआई अपने कांस्टेबल को बताता है कि राजीव गांधी जी अपनी मौत से पहले विशाखापट्टनम आए थे, इसलिए उनकी मौत की छानबीन करने के लिए दिल्ली से एक स्पेशल ऑफिसर विशाखापट्टनम आ रहा है और मुझे उसके साथ ही रहना होगा। लेकिन अभी तो मैंने उसका चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया है, मगर अब मैं उसे पूरा कैसे करूंगा। इसी का जवाब देते हुए एक कांस्टेबल बताता है कि सर, आप एक डिटेक्टिव हायर कर लो। मैं एक बेहतरीन डिटेक्टिव को जानता हूँ, वो मेरे गाँव का बेस्ट फ्रेंड है। वो बचपन से एक पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए वो एक डिटेक्टिव बन गया। वो इस केस को 7 दिनों में जरूर सॉल्व कर देगा। उसका नाम ओम प्रकाश है। प्यार से सब लोग उसे होम्स कहकर बुलाते हैं और इन्वेस्टिगेशन में उसके पेरेंट्स भी उसका साथ देते हैं। फिर अगले दिन सीआई अपने 2 कांस्टेबल्स के साथ प्रकाश से मिलने पहुंच जाता है। पहली नजर में तो सीआई को प्रकाश बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मगर तभी प्रकाश उसे उसकी प्रॉब्लम्स बता देता है, जिसे सुन सीआई उससे काफी इम्प्रेस होता है और उसे काम पर रख लेता है। फिर जल्दी प्रकाश अपने पेरेंट्स के साथ खोजबीन करना शुरू कर देता है और 2 दिन बाद प्रकाश सीआई से जाकर कहता है कि इस केस में 7 लोग सस्पेक्ट हैं और आगे की जांच के लिए मुझे एक शांत जगह चाहिए होगी। प्रकाश के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर सीआई उसे एक खाली पड़ा घर दे देता है। साथ ही विजय लक्ष्मी नाम की एरिया हेड कांस्टेबल को भी उसके साथ भेज देता है। अब डे 1 में प्रकाश पूछताछ के लिए बालाकृष्णन उर्फ बालू को बुलाता है और सारी बात बताता है, जिसे सुन बालू उसे बताता है कि मैरी तो मेरी बहन जैसी है, मैं उसे क्यों मारूंगा। यहाँ से बालू अपनी कहानी बताने लगता है कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद बालू गल्फ में जाकर जॉब करना चाहता था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो उसमें नाकामयाब रहता है। थक हार कर बालू अपने इलाके में एक टेलीफोन बूथ खोल लेता है, जो जल्दी काफी अच्छी चलने लगती है। इसी दौरान बालू ब्रह्मा नाम की एक लड़की को मैरी के साथ देखता है। बालू को ब्रह्मा पहली नजर में पसंद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मा भी मन ही मन बालू को पसंद करने लगती है। इस बीच एक दिन ब्रह्मा बालू को एक स्लिप देखकर उससे बीच पर मिलने के लिए बुलाती है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार के साथ साथ मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। फिर एक दिन बीच पर ब्रह्मा बालू को बताती है कि मेरी फैमिली मुझे काफी परेशान करती है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम जैसा इंसान मिला। अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ इसी बीच पर सेलिब्रेट करूं। ये सुनकर बालू उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा बर्थडे कब है, जिस पर ब्रह्मा उसे बताती है कि मेरा बर्थडे कल ही है। ये सुन बालू उसे कहता है कि तो ठीक है, हम कल ही तुम्हारा बर्थडे इसी बीच पर सेलिब्रेट करेंगे। इस पर ब्रह्मा एक बार फिर
उसे बताती है कि उसकी फैमिली काफी स्ट्रिक्ट है, उसका कल यहाँ पर आना काफी मुश्किल होगा, लेकिन बालू उसे समझाता है कि इन सब बातों की प्रॉब्लम तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर बीच से वापस जाते वक्त ब्रह्मा का भाई उसे बालू के साथ देख लेता है और वो काफी देर तक इन दोनों का पीछा करता है, लेकिन बालू अपनी बाइक से उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर ब्रह्मा जल्दी से बालू के टेलीफोन बूथ के पास आकर मैरी को अपने साथ वहाँ से चलने को कहती है। यहाँ हम लक्ष्मी नाम की बालू की दोस्त को भी देखते हैं। ब्रह्मा के जाते बालू काफी परेशान होने लगता है। वो सोच रहा होता है कि मैं कैसे ब्रह्मा को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने साथ बीच पर लेकर आऊंगा। ये सुन लक्ष्मी उसकी मदद करने का फैसला करती है और वो ब्रह्मा को कॉल करके रेडी रहने के लिए कहती है। जल्द ही लक्ष्मी किसी काम का झूठा बहाना बनाकर ब्रह्मा को उसके घर से अपनी कार में लेने आती है और फाइनली बालू, ब्रह्मा, लक्ष्मी और मैरी ये चारों मिलकर बीच साइड पर ब्रह्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ ब्रह्मा बालू के एफर्ट्स को देखकर काफी खुश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों एक कार में बैठकर बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके चेहरे पर एक तेज लाइट पड़ती है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाला पटनायक होता है। पटनायक बालू और ब्रह्मा को डराते हुए अपने साथ थाने चलने को कहता है। तब बालू से समझा ही रहा होता है कि हम तो यहाँ बस सेलिब्रेट करने आए थे। तभी अचानक लक्ष्मी के जोर से चीखने की आवाज आती है। आवाज सुनकर तीनों लक्ष्मी की तरफ भागते हैं और जल्दी सबको पता चलता है कि मैरी की मौत हो चुकी है। ये देख पटनायक बाकियों से कहता है कि ये तुमने किया है, तुम तीनों ने इस लड़की को मार डाला। ये कहकर मौका मिलते ही पटनायक वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि वो इन सब में फंसना नहीं चाहता था। अब बैक टू प्रेजेंट बालू प्रकाश से कहता है कि मेरे हिसाब से पटनायक ने ही मैरी को मारा है। हम तीनों तो काफी डर गए थे, इसलिए मैरी की लाश को बीच के पास ही रखकर हम लोग वहाँ से निकल गए। यहाँ प्रकाश उससे सवाल पूछता है कि तुमने अगले दिन ये सब पुलिस को क्यों नहीं बताया, जिसके जवाब में बालू उसे बताता है कि सर मुझे आगे काम करने के लिए गल्फ कंट्रीज जाना है, मैं किसी पुलिस केस में नहीं पड़ना चाहता। अब यहाँ से प्रकाश को उसका दूसरा क्लू मिल जाता है और वो आगे की जांच के लिए ब्रह्मा को बुलाता है। ब्रह्मा के आते प्रकाश उस पर मैरी का कत्ल करने का इल्जाम लगाता है। ब्रह्मा उसे कहते कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। यहाँ से ब्रह्मा अपनी साइड की स्टोरी बताने लगती है कि बचपन में ही ब्रह्मा के पेरेंट्स गुजर चुके थे, इसी वजह से वो शुरू से ही अपने भैया और भाभी के साथ रहती है, लेकिन उसके भैया भाभी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और जल्दी ब्रह्मा की मुलाकात बालू से होती है और वो उसे काफी पसंद आ जाता है। अब ब्रह्मा और मैरी पास ही ऑर्फनेज में एक साथ काम किया करते थे। ब्रह्मा की ऐसी हालत देखकर मैरी उसे समझाती है कि तू इतना रिस्क क्यों ले रही है, तेरे भैया को तुझ पर इतना शक है। जिस पर ब्रह्मा उसे बताती है कि एक लड़की की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, बालू मेरी सभी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए एक दिन ब्रह्मा बालू को बीच पर बुलाकर अपनी विश के बारे में बताती है, जिसे सुन बालू उसकी विश को पूरा करने के लिए मान जाता है। यहाँ से वापस जाते समय ब्रह्मा का भाई उसे देख लेता है, लेकिन ब्रह्मा अपने भाई के आने से पहले ही मैरी के साथ घर पहुंच जाती है। घर आकर उसका भाई उसे खूब मारते हुए काफी डराता धमकाता है और शाम को लक्ष्मी कॉल करके ब्रह्मा को साथ चलने के लिए मना लेती है। फिर जल्दी चारों लोग बीच साइड पर आकर ब्रह्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और केक कटिंग करने के बाद बालू और ब्रह्मा एक कार में जाकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी तीन मछुआरे आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं। बालू उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों ब्रह्मा को छेड़ने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें लक्ष्मी के चीखने की आवाज आती है और लक्ष्मी के पास मैरी की लाश देखकर वो तीनों मछुआरे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर बालू, ब्रह्मा और लक्ष्मी मैरी की लाश को बीच साइड पर ही रखकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब ब्रह्मा प्रकाश को बताते हैं कि मुझे तो लगता है कि उन्हीं तीनों ने मैरी को मारा है। यहाँ प्रकाश ब्रह्मा से वही सवाल पूछता है जो उसने बालू से पूछा था कि तुमने अगले दिन जाकर ये सब पुलिस को क्यों नहीं बताया, जिसके जवाब में ब्रह्मा उसे बताती है कि सर हम लोग काफी डर गए थे और अगर मेरे भाई को ये सब पता चलता तो मेरा भाई तो मुझे जान से ही मार डालता। खैर यहाँ बालू और ब्रह्मा की स्टोरी में काफी डिफरेंस है, देखते हैं किसकी कहानी सच निकलती है। वहीं दूसरी तरफ वो रिपोर्टर बार बार आकर सीआई को परेशान करता रहता है कि अभी तक आपने मैरी के केस को सॉल्व नहीं किया। तब गुस्से में आकर सीआई प्रकाश को कॉल करके काफी सुना देता है, लेकिन प्रकाश उसे समझाता है कि ये केस इतना भी सिंपल नहीं है, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। फिर जल्द ही प्रकाश लक्ष्मी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है। यहाँ प्रकाश लक्ष्मी का सारा पास्ट खोल देता है, साथ ही वो एक शॉकिंग चीज रिवील करता है कि लक्ष्मी एक लेस्बियन है, यानी कि लक्ष्मी को लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद है। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि मैरी को बार बार बालू के टेलीफोन बूथ के पास देखकर लक्ष्मी बालू से दोस्ती कर लेती
जाती है। लक्ष्मी ये सारी बातें अपने एक दोस्त को बता देती है और उसकी दोस्त उसे समझाती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम एक लड़की हो और तुम एक दूसरी लड़की को कैसे पसंद कर सकती हो। पर लक्ष्मी तो उसकी बात नहीं सुनती। खैर फिर एक दिन मौका मिलते ही लक्ष्मी अपने मन की बात मैरी को बता देती है, मगर मैरी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो लक्ष्मी को मना कर देती है। तब बात को संभालते हुए लक्ष्मी मैरी को कहती है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसी दिन शाम के समय लक्ष्मी को बालों की प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। यहाँ लक्ष्मी अपना दिमाग लगाती है और बालू को ब्रह्मा से मिलाने के बहाने मैरी से मिलने का भी प्लान बनाती है और प्लान के मुताबिक ये लोग बीच साइड पर मिलते हैं, जहाँ बालू और ब्रह्मा के जाने के बाद हम मैरी को देखते हैं जो बीच साइड पर सुडोकू खेल रही होती है। तब मौका मिलते लक्ष्मी एक बार फिर से मैरी को अपना प्यार जाहिर करते हुए किस करने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी उसे दूर करके उससे झगड़ा करने लगती है। इसी हाथापाई के बीच लक्ष्मी मैरी को गले में स्टैब करके जान से मार डालती है। अब बैक टू प्रेजेंट लक्ष्मी प्रकाश को बताती है, सर मैंने मैरी को नहीं मारा है। जैसे ही मैंने मैरी को अपने दिल की बात बताई, वो इस बात से गुस्सा हो उठी और एक वाइन की बोतल से मेरे सर पर हमला कर दिया था, जिस वजह से मैं बेहोश हो गई थी। फिर जब 10 मिनट बाद मैं उठी तो मेरे सामने मैरी की लाश पड़ी हुई थी और हम लोग काफी डर गए थे, इसलिए मैरी की लाश को हमने वही बीच पर छोड़कर भाग निकले। अब इसी वक्त कांस्टेबल विजय लक्ष्मी आकर प्रकाश को मैरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती है, जिसमें साफ साफ बताया होता है कि मैरी को मारने वाला एक मेल है। साथ ही मैरी के नाखूनों में से उस आदमी का डीएनए भी मिला है, यानी कि पटनायक, बालू और उन 3 मछुआरों में से कोई एक मैरी का कातिल हो सकता है। फिर प्रकाश एक दिन अपने घर के बाहर बैठकर केस के बारे में सोच रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि एक बंदा मास्क पहने हुए उसे लगातार घूर रहा है। जैसे प्रकाश उसका पीछा करने की कोशिश करता है, वो वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद प्रकाश जाकर पटनायक से पूछताछ करने लगता है। यहाँ पटनायक उसे बताता है कि जब मैं उस लड़की को जानता ही नहीं तो मारूंगा क्यों। फिर यहाँ से पटनायक अपनी स्टोरी बताता है कि पटनायक और उसकी बीवी की कोई संतान न होने की वजह से वो अपने छोटे भाई की बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है। समय गुजरता है और जब पटनायक अपनी बेटी की शादी करने वाला होता है, तभी वो किसी और के साथ भाग गई थी। इसी सदमे की वजह से उसकी बीवी की इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो अब हमेशा बेड पर ही रहती है। इसलिए पटनायक जब भी प्रेमियों को देखता है, उसका खून इतना खौल जाता है कि वो उन लोगों को साथ में खुश नहीं देख पाता। इसी कारण से उसके सीनियर्स ने उसे काम से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। फिर उस रात को पटनायक परेशान होकर बीच के पास दारू पीकर घूम रहा होता है और घूमते हुए वो बालू और ब्रह्मा को पास आते हुए देखता है। फिर जब पटनायक ये सब पुलिस को बताने के लिए जा रहा होता है, तभी कोई पीछे से आकर उसके सर पर हमला कर देता है और दोबारा होश में आकर पटनायक देखता है कि सब लोग वहाँ से गायब हैं। इसलिए थोड़ी देर बाद पटनायक भी अपने घर वापस आ जाता है। अब ये सब सुनकर प्रकाश उन तीनों मछुआरों को अपने पास बुलाता है और उनसे पूछताछ चालू कर देता है। यहाँ ये तीनों प्रकाश को बताते हैं कि उस रात हम लोग पीकर पूरे मूड में थे, तभी हमने एक बोट पर एक लड़का लड़की को पास आते हुए देखा। लड़के को मार पीट कर हमने लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया था। यानी मैरी का केस सॉल्व करते हुए प्रकाश दूसरा केस भी सॉल्व कर देता है। खैर प्रकाश उनसे मैरी के बारे में पूछता है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि सर उस दिन हमने एक रेड कलर की कार देखी थी, लेकिन उसमें कोई था ही नहीं। जब हमने पास जाकर देखा तो एक लाश के बगल में 2 लड़की और एक लड़का बैठकर रो रहे थे। ये सब देख हम काफी डर गए थे, इसलिए अपनी साइकिल लेकर हम वहाँ से जल्दी ही भाग निकले। मगर उसी रास्ते पर पुलिस की कार को देखकर हम वही रोड पर सो गए थे। यानी ये वही लोग थे जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। खैर अब ये सब सुनने के बाद प्रकाश कंफ्यूजन में होता है कि आखिरकार मैरी को मारा किसने है। फिर यहाँ सीआई आकर प्रकाश पर गुस्सा होते हुए उसे काम से निकाल देता है। तब यहाँ विजय लक्ष्मी भी उसे समझाती है कि तुम जबरदस्ती इस केस के पीछे क्यों पड़े हो। तब यहाँ प्रकाश अपनी कहानी बताता है कि वो एक छोटे से गांव से है। वो शुरू से एक पुलिस वाला बनना चाहता था, जिसके लिए वो काफी कोशिश करता है, लेकिन उसके आखिरी अटेम्प्ट में भी वो फेल हो जाता है। और जब प्रकाश अपने माँ बाप से ये बात शेयर करने के लिए गाँव वापस जाता है, तभी एक बीच के पास उसे अपने माँ बाप की लाश दिखाई पड़ती है। मतलब पूरी कहानी में प्रकाश के साथ रहने वाले उसके पेरेंट्स उसके इमेजिनरी विजन्स थे। एक और खास बात यह है कि जिस बीच पर प्रकाश के माँ बाप की लाश मिली थी, उसी बीच पर कुछ समय बाद मैरी की लाश भी मिली थी। तब प्रकाश कहता है कि मुझे समझ आ गया था कि इन दोनों केस के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। फिर यहाँ से निकलकर प्रकाश अपने लास्ट क्लू की मदद से मास्क वाले आदमी को पकड़ ही लेता है
इसके बाद प्रकाश कॉल करके कमिश्नर और सीआई को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहता है और यहाँ प्रकाश मैरी के मौत की पूरी स्टोरी बताता है। प्रकाश बताता है कि मैरी को मारने वाला वही राउडी आदमी है जिसे सीआई साहब ने रात में पकड़कर थाने में बंद कर दिया था। दरअसल वो शुरू से ही क्रिमिनल माइंडेड था। उसने बचपन में ही अपने दोस्त को मार डाला था और बीच पर जब मैरी ने बोतल मारकर लक्ष्मी को बेहोश कर दिया था तब उस आदमी ने पीछे से आकर मैरी को गले में स्टैब करके मार डाला था। फिर जब ये मैरी को मारकर वापस जा रहा था तब इसकी टक्कर दूसरे बाइक वाले से हो गई और सीआई साहब ने जाने अनजाने में ही क्राइम के आधे घंटे के अंदर ही खूनी को पकड़ लिया था। फिर यहाँ सीआई और कमिश्नर उससे पूछते हैं कि वो मैरी को क्यों मारेगा, उसका इससे क्या लेना देना। प्रकाश बताता है कि इसके पीछे एक और आदमी है एंड ये और कोई नहीं बल्कि बालू है और बालू के ऐसे करने के पीछे ब्रह्मा है। ये सुनते वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तब प्रकाश उन्हें बताता है कि ब्रह्मा के कहने पर ही बालू ने मैरी को मारने की सुपारी उस आदमी को दी थी। यहाँ प्रकाश ब्रह्मा की सच्चाई बताता है कि उसके घर में कोई से टॉर्चर नहीं करता है बल्कि उल्टा ब्रह्मा अपने भाई और भाभी को नीची नजरों से देखती है। दरअसल ब्रह्मा बचपन से ही बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई थी। इसके पिता इसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते थे मगर एक दिन अचानक अपने पिता के गुजर जाने की वजह से ब्रह्मा को एक गहरा सदमा लगा था और फिर वो सोचने लगती है कि अब मुझे गरीबों वाली जिंदगी जीने पड़ेगी और थोड़े थोड़े पैसों के लिए हाथ फैलाने पड़ेंगे। फिर वो मन ही मन सोचती रहती है कि मुझे काफी सारे पैसे कमाने हैं ताकि मैं ऐशो आराम से जी सकूं। जिसके बाद जल्दी ब्रह्मा एक ऑर्फनेज में काम करने लगती है जहां उसकी मुलाकात मैरी से होती है और ये दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। इसी ऑर्फनेज को माइकल नाम के फादर चलाया करते थे। यहाँ ब्रह्मा जगन्नाथ शास्त्री नाम के डॉक्टर को देखती है जो अक्सर ऑर्फनेज में आया करता था। धीरे धीरे ब्रह्मा उसे पसंद करने लगती है और शास्त्री के साथ सेटल होने के सपने देखने लग जाती है। फिर एक दिन अखबार में ब्रह्मा किडनी ट्रांसप्लांट की खबर पड़ती है जिसे देख ब्रह्मा शास्त्री से इसके बारे में पूछने लगती है तो शास्त्री उसे समझाता है कि ब्रह्मा मेडिकल साइंस अब काफी आगे निकल चुका है इसलिए अब ये सब पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी आकर माइकल को काफी खड़ी खोटी सुनाता है। दरअसल फॉरेन से जो फंड्स इस ऑर्फनेज को आते थे वो सारे पैसे माइकल ने गायब कर दिए थे। तब माइकल माफी मांगते हुए थोड़े समय का वक्त मांगता है। वहीं ब्रह्मा ये सब सुन लेती है इसलिए वो एक जबरदस्त प्लान बनाकर माइकल को बताती है कि ऑर्फनेज में जितने भी हैंडीकैप्ड बच्चे हैं हम एक एक करके उनके ऑर्गन्स को बेच देंगे। ये सुनकर माइकल शुरू में तो मना करता है मगर ब्रह्मा के समझाने पर मान जाता है क्योंकि फिर वो करोड़पति बन जाएंगे। अब प्लान के मुताबिक रूटीन चेकअप के नाम पर शास्त्री सभी बच्चों का ब्लड सैंपल ले लेता है। वहीं ब्रह्मा ने पहले कोलकाता में किसी से बात कर ली होती है। फिर जल्दी ब्रह्मा, शास्त्री और माइकल एक साथ मिलकर हैंडीकैप्ड बच्चों की तबीयत को खराब कर देते हैं और प्लान के मुताबिक आगे के इलाज के लिए उस बच्चे को कोलकाता भेज दिया जाता है जहाँ ब्रह्मा ने पहले ही बात कर रखी होती है। फिर कोलकाता में वो डॉक्टर्स इलाज के नाम पर बच्चों की किडनी निकाल लेते हैं मगर ऑर्फनेज में वापस आने के कुछ दिनों बाद ही बच्चों की मौत हो जाती है जहां माइकल और ब्रह्मा बच्चों के रिलेटिव्स को इन्फेक्शन होने की वजह से मौत का कारण बताते हैं और यह सब लोगों को ऑर्फनेज पर भरोसा था इसलिए कोई कुछ भी नहीं कहता। लेकिन इसी बीच मैरी सभी बच्चों के पेट पर कट के निशान देखती है। इसके बारे में थोड़ा खोजबीन करने पर उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है। फिर एक दिन शास्त्री, माइकल और ब्रह्मा अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं जहां इस बार ब्रह्मा का प्लान होता है क्यों ना इस बार इन बच्चों के हड को ही बेच दिया जाए। तब शास्त्री इस बात के लिए मना करता है क्योंकि ये काम काफी रिस्की हो सकता है लेकिन ब्रह्मा को तो पैसों का नशा चढ़ चुका था इसलिए वो उसे बस शांत रहने के लिए कहती है। तभी मैरी ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और मैरी सारे सबूतों को ले जाकर सीआई को बताने के लिए थाने पहुंच जाती है मगर उस समय वो सीआई काफी बिजी होता है इसलिए मैरी उसे कुछ भी बता नहीं पाती। हालांकि जल्दी ये खबर ब्रह्मा तक भी पहुंच जाती है जिसके बाद ब्रह्मा बिना फंसे मैरी को रास्ते से हटाने का जबरदस्त प्लान बनाती है और ब्रह्मा को पता था कि बालू पहले से उस पर फिदा है इसलिए वो उसे बीच पर बुलाकर अपने प्यार के जाल में फंसाती है। साथ ही वो बालू को बताते कि बालू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मेरे ऑर्फनेज वाले मुझे लंदन भेजना चाहते हैं और मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ मगर मेरे रास्ते का कांटा बन रही है। इन सब बातों को सच मानकर बालू उस राउडी आदमी को मैरी को मारने की सुपारी दे देता है। फिर हमें पता चलता है कि जब पटनायक बीच पर आया था तब ब्रह्मा ने ही उसके सर पर हमला किया था इसलिए अपने राज को छुपाने के लिए बालू और ब्रह्मा दोनों ने अलग अलग स्टोरी सुनाई थी। फिर सीआई उससे पूछता है कि तुमको ये सब कैसे मालूम चला।
तब प्रकाश बताता है कि मैरी के मरने से पहले वो बीच पर सुडोकू खेल रही थी और उसने मरने से पहले महाराणा प्रताप के ऊपर टिक कर रखा था, जिसकी थोड़ी और छानबीन करने पर मुझे पता चला कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। वहीं उस आदमी के स्कूटर का नाम भी चेतक है। फिर स्कूटर को थोड़ा अच्छे से देखने पर मुझे उसमें कई सारे सबूत मिले। बाद में प्रकाश बताता है कि इस केस में एक और बंदे का हाथ है और वो कोई और नहीं बल्कि सीआई का एक कांस्टेबल है। उसी ने मैरी के स्टेशन आने की खबर ब्रह्मा को दी थी। अब यहाँ प्रकाश एक और बात का बड़ा खुलासा करता है, क्योंकि कुछ समय पहले जब मेरे माँ बाप काम की तलाश में ऑर्फनेज आए थे, तब उस समय इन दोनों ने माइकल की सारी बात सुन ली थी। तब यहाँ ब्रह्मा को भी पता चल जाता है कि ये दोनों सच जान गए हैं। फिर वो उन दोनों को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बीच पर लेकर आती है और मौका मिलते उन दोनों को वहीं मार डालती है। फिर हमें पता चलता है कि असल में जब प्रकाश के पेरेंट्स की मौत हुई थी, उस जगह पर प्रकाश को एक बड़े केक का बॉक्स मिला था और वही बॉक्स उसने मैरी के क्राइम स्पॉट पर भी देखा था। यानी कि प्रकाश ने एक साथ अपना भी केस सॉल्व कर दिया था, जिसके बाद गुनहगारों को सजा हो जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।